नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपन चैप्टर लेके चल रहे थे कार्बन और उसके यौगिकों का। कार्बन के बारे में अपन ने सामान्य जानकारियां, कार्बन की विशेषताओं के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊँगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। और कुछ एक कमेंट भी आए थे हमारे वीडियो पे, पिछले वीडियो पे, कि सर हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आ रहा। अभी हाइड्रोकार्बन मैंने स्टार्ट नहीं किया है। आज से अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको हाइड्रोकार्बन अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हाइड्रोकार्बन से पहले मैं आपको बता देता हूं, कोई भी परमाणु जो है वो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कोई भी परमाणु है वो या तो बहुत सारे अणुओं के समूह में होगा, जैसे कि यहाँ पे चौक के बहुत सारे परमाणु लगे हुए हैं। कोई भी पदार्थ परमाणु से बना होता है, तो परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में अकेला नहीं पाया जाता, या तो अणु के रूप में होता है या परमाणुओं के समूह के रूप में होता है, अर्थात उसका स्थायित्व नहीं होता। और कोई भी परमाणु है अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे परमाणुओं से या दूसरे तत्वों के परमाणुओं से संयोजित होकर के नए यौगिकों का निर्माण कर लेता है, जिनसे क्या बन जाते हैं, यौगिक। और कार्बन जो है वो कार्बन परमाणु अगर किसी दूसरे परमाणु से, किसी दूसरे तत्व के परमाणु से या फिर कार्बन से ही संयोजित होता है तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। किनका? कार्बनिक यौगिकों का। देखो, कार्बन जो है किसी भी परमाणु से संयोजित होकर के जो यौगिक बनाता है वो कार्बनिक यौगिक है। उसी प्रकार कार्बन जो है, कार्बन के साथ में कार्बन हाइड्रोजन के साथ में, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन नाइट्रोजन के साथ में, कार्बन सल्फर के साथ में, इस प्रकार कार्बन जो है वो अनेक सारे परमाणुओं से संयोजित होने का सामर्थ्य रखता है। और इन बाकी परमाणुओं से कार्बन संयोजित होकर के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। उसी प्रकार जब हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है उसको विशेष नाम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दे देते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखो, यहाँ पे अपना चैप्टर, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हाइड्रोकार्बन है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर के बने हुए यौगिक। और हाइड्रोकार्बन जो है उनका अपन पहले वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस प्रकार उनको अपन विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतया हाइड्रोकार्बन जो है वो उनको दो भागों में बांटा गया, दो भागों में वर्गीकरण उनका किया गया। एक भाग तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन का सवृंत जिसको कहते हैं, और एक होता है विवृत। अर्थात एक तो विवृत जिसकी शाखाएं नहीं होती, जो चक्र के रूप में नहीं पाया जाता, और एक होता है सवृंत जो चक्र के रूप में पाया जाता है या बहुत सारी शाखाएं होती है। अपन पहले चर्चा करेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बता दिया क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन दोनों से मिलकर के जो यौगिक बनता है उसको अपन क्या कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कह देते हैं? उस यौगिक को अपन क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। अर्थात वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन, देखो इसका विच्छेद अपन करते हैं तो हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर के जो यौगिक बना है उसी को अपन क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कह देते हैं। अब अपन इसके वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। हाँ, तो अब अपन चर्चा करते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण पर। अर्थात हाइड्रोजन जो और कार्बन से जो यौगिक बने उनको किस प्रकार अपन वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है विवृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। कौन सा? विवृत यौगिक। विवृत श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं, और ये होते हैं सवृत श्रृंखला युक्त यौगिक। और ये कैसे होते हैं? विवृत श्रृंखला युक्त। देखो, विवृत श्रृंखला का मतलब आप समझ रहे हैं, विवृत मतलब जो चक्रीय नहीं होते हैं, या जिनको अचक्रीय भी कह सकते हैं। चक्र के रूप में नहीं होते, वृत्त के रूप में नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, विवृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विवृत। अर्थात अपन इनको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अचक्रीय। कौन सा नाम दे सकते हैं? अचक्रीय यौगिक भी इनको नाम अपन दे सकते हैं। और ये सवृत मतलब ये चक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं? चक्रीय यौगिक।
और इनको अपन एलिफेटिक यौगिक भी कह सकते हैं, और ये होते हैं अपने चक्रीय यौगिक। ठीक है, अब इनका अगर वर्गीकरण करते हैं अपन अचक्रीय का, तो इनको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में इनको विभाजित किया जाता है। एक तो हो जाता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ये तो हो गया अपना संतृप्त यौगिक, और ये हो जाते हैं अपने असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक। संतृप्त में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो यौगिक बनेंगे, उन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, अर्थात एकल बंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं? एकल बंध वाले, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? अपने संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और असंतृप्त जो होते हैं, इनको फिर दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो एल्कीन और एक बार दिया जाता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में इनको विभाजित कर दिया जाता है। देखो, ये जो है संतृप्त यौगिक, इनको अपन एल्केन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्केन। मेन अपना जो उद्देश्य रहेगा, मेन अपना टारगेट लक्ष्य जो रहेगा, वो यही रहेगा कि अपना जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, किनको? अचक्रीय यौगिकों को जब अपन ने विभाजित किया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, अपने चैप्टर में इन्हीं को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अपने IUPAC नामकरण भी है वही इन तीनों श्रेणियों पर आधारित है। एल्केन श्रेणी पर, एल्कीन श्रेणी पर और एल्काइन श्रेणी पर। ध्यान दें आप, एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा? सिंगल बंध होगा। यहाँ पर एल्कीन में क्या होगा? द्विबंध होगा। कैसा होगा? द्विबंध होगा। और यहाँ एल्काइन में क्या होगा? त्रिबंध होगा। कैसा बंध होगा? त्रिबंध। ध्यान दें, एल्केन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनको आपको कैसे याद रखना है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी श्रृंखला में अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध आता है तो वो एल्केन है, द्विबंध आता है तो वो क्या होगा? एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो क्या होगा? एल्काइन हो जाएगा। अपन इनका वर्गीकरण कर चुके हैं अचक्रीय यौगिकों का। अब अपन वर्गीकरण करते हैं चक्रीय यौगिकों का। किनका वर्गीकरण करते हैं? चक्रीय यौगिकों का। चक्रीय यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एक तो किस भाग में? एलिसाइक्लिक, और एक हो गया अपना एरोमेटिक। कैसा हो गया? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इनको अपन जलाते हैं तो ये बिना धुआं के साथ में जलते हैं, और एरोमेटिक जो होते हैं वो काले धुआं के साथ में जलते हैं। तो चक्रीय यौगिकों को अपन ने दो भागों में विभाजित कर दिया है, दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है। एक तो एलिसाइक्लिक हो गया और एक हो गया एरोमेटिक। कौन से हैं ये? चक्रीय यौगिक हैं। और यहाँ पर अपन ने अचक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण कर दिया हाइड्रोकार्बन यौगिकों का, जिसमें एक तो हो गया अपना संतृप्त यौगिक जिसमें एल्केन आ गया, और असंतृप्त को द्विबंध और त्रिबंध में एल्कीन और एल्काइन में विभाजित कर दिया। इनके अभी एग्जाम्पल भी अपन चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल भी पहले इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। फिर अचक्रीय को अपन ने दो भागों में बांट दिया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? चक्रीय होते हैं। साइक्लिक मतलब चक्र के रूप में, है ना, साइकिल रूप में होते हैं। ये चक्र पाया जाता है, इनमें भी चक्र पाया जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, एलिसाइक्लिक में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के मध्य। यहां पर देखो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड था, लेकिन चक्र के रूप में नहीं है। किस रूप में है? अचक्रीय में। मतलब सीधी श्रृंखला है, और अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा होगा? एल्कीन होगा। और अगर चक्र के रूप में है और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य तो वो कौन सा होगा? एलिसाइक्लिक होगा, अर्थात चक्रीय यौगिक होंगे। और एरोमेटिक में क्या होगा? द्विबंध पाया जाएगा कार्बन कार्बन के मध्य, लेकिन किस रूप में होगा? चक्र के रूप में होगा, मतलब साइकिल के रूप में होगा। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, साइक्लोहेक्सेन, इसका एग्जाम्पल हो गया अपना साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कैसे होगा? जैसे एक कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6
हेक्सेन का मतलब, हेक्स का मतलब 6, 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े रहेंगे सिंगल बंध के द्वारा। कौन से बंध के द्वारा? सिंगल बंध के द्वारा। अब आप सबको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। चारों संयोजकताएं कार्बन की कंप्लीट करते हैं तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर CH2 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 सभी में क्या लग जाएंगे? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक। तो अपन को कार्बन के साथ में क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और 2 ये कार्बन के साथ में बंध बनाए, 4 हो गए कंप्लीट। इस कार्बन के देख लो 2 हाइड्रोजन वाले और 2 ये, 4 संयोजकता कंप्लीट। मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकताएं क्या हो रही है? 4 कंप्लीट हो रही है। अब एरोमेटिक क्या होंगे? ये भी साइक्लिक है क्योंकि चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण किया अपन ने, है ना। जो एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक दोनों ही चक्रीय यौगिक हैं। ये भी चक्र के रूप में चल रहा है और ये भी चक्र के रूप में, लेकिन इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा। जैसे अपन बात करते हैं बेंजीन की। कौन किसकी बात करते हैं? बेंजीन। इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन बेंजीन में। बेंजीन में क्या होता है? वही 6 कार्बन परमाणु होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन कहीं पर सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं पर डबल बॉन्ड होगा। उसकी चर्चा करते हैं, कहाँ सिंगल होगा और कहाँ डबल होगा। अब देखो, एक को छोड़ करके एक बॉन्ड को डबल करना होगा। एक को छोड़ करके एक बॉन्ड डबल कर दो। यहां से शुरू किया अपने, डबल बॉन्ड किया, एक खाली छोड़ दिया सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल और सिंगल हो गया। अब ये बन गया अपना बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन बन गया। अब देखो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता अपने कंप्लीट है या नहीं वो देखने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड कंप्लीट है। एक बॉन्ड लगाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। इसके लिए भी देखो 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन लगा दो। इसके लिए भी 2 और 1 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 1। मतलब सभी में एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इसका अपन इसको शॉर्ट, इसका संरचना बना सकते हैं शॉर्ट में। जैसे ये हो गया अपना क्या? साइक्लोहेक्सेन। और इसके लिए अपन शॉर्ट अगर संरचना बनाने का प्रयास करते हैं तो सेम इसी प्रकार होगा, लेकिन एक बॉन्ड को छोड़ करके एक को क्या कर देना है? डबल कर देना है। अब यहाँ पर इसको डबल कर दिया, यहाँ डबल कर दिया और यहाँ डबल कर दिया। ये तो हो गई अपनी बेंजीन और ये हो गया अपना साइक्लोहेक्सेन। ये हो गए इन दोनों के एग्जाम्पल कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं इन यौगिकों के एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। साइक्लोहेक्सेन जो है, इनको जलाने पर, साइक्लोहेक्सेन में और एरोमेटिक, इन दोनों में क्या फर्क है? एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक जो चक्रीय यौगिक है, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है, इनको जलाने पर ये बिना धुआं के ज्वाला के साथ में जलते हैं, अर्थात इनको जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता। और इनको जलाने पर, एरोमेटिक यौगिकों को जलाने पर ये क्या करते हैं? काले धुआं के साथ की ज्वाला के साथ में जलते हैं। अर्थात इनको जलाने पर जो ज्वाला होगी उसके साथ में क्या होगा? ब्लैक धुआं होगा, काला धुआं होगा। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। एल्केन में जैसे अपन सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं कार्बन के सभी, ये लोग क्या हो गया? CH4। क्या हो गया? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाले। अभी मैंने बताया एकल बंध होगा इनके बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना CH4। और CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे मेथेन या प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, जिनमें एन हो। एल्केन श्रेणी के हैं तो इनमें अनुलग्न क्या लगेगा? एन लगेगा। एल्केन में एन लगेगा, एल्कीन में इन लगेगा, एल्काइन में आइन लगेगा। मतलब पीछे के वर्ड लेने अपन को। एल्केन में एन अनुलग्न मतलब पीछे जुड़ने वाला, और एल्कीन में इन आ रहा है और एल्काइन में क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। यहां पर देखो मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, एन लग रहा है पीछे सभी में। मतलब इन सभी में क्या होंगे? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। जैसे मैं बात करूं, ये कार्बन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3। यहाँ पर कितने जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। और कार्बन कितने हो गए? 2। 2 कार्बन के लिए अपन क्या करते हैं? एथ। कार्बन 2 तो क्या करते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एन हो गया। तो क्या बन गया? एथेन बन गया। इसी प्रकार अपन बात करते हैं, चलो यहाँ पर एथेन भी लिख देते हैं। अब अपन बात करते हैं द्विबंध की। किसकी बात करते हैं? द्विबंध की। यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड लगाने हैं अपन को? डबल बॉन्ड लगाना है। कितने बॉन्ड लगाने? डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो अपन ने कार्बन 1 लिया तो भी चल गया, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एल्कीन बनाना है तो एल्कीन में कभी भी मेथीन नहीं बनेगा। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। मेथीन कभी भी नहीं बनता है क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए कार्बन 2 होना आवश्यक है। कितने? 2 कार्बन। तो यहाँ पर अपन अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 2 तो हो गई कंप्लीट, इधर 2 और इधर भी 2।
यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कार्बन 2 है, इसका मतलब मेथ एथ। 2 नंबर पे कार्बन परमाणु गिनती सिखाई थी मैंने आपको। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो और डेक, ये 10 तक गिनती आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए कार्बन परमाणु की। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। 1 नंबर को क्या कहते हैं? मेथ, 2 को एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो और डेक, ये 10 तक गिनती। तो यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है, इन 2 के लिए क्या आएगा? 1 पर मेथ, 2 पर क्या आएगा? एथ, मतलब एथ हो गया। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? ईन लगेगा। क्या लगेगा? ईन। एल्कीन का ईन अनुलग्न लेते हैं तो क्या बन जाएगा अपने? एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। याद रखना, एल्कीन से कभी भी एक कार्बन परमाणु से यौगिक का निर्माण नहीं होता है, अर्थात मेथीन नहीं बनेगा। एथीन बन सकता है, प्रोपीन बन सकता है, ब्यूटीन बन सकता है ना। जैसे आगे चलेंगे वो बनते जाएंगे। अब अपन बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, 3 बंद की, है ना। ट्रिपल बॉन्ड जो हो गया अपना, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड लगाने? 3 बॉन्ड लगाने। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गए। प्रत्येक कार्बन की एक एक संयोजकता बच गई। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन कितने हैं? 2 है। 2 कार्बन के लिए फिर वही बात, 1 नंबर पे मेथ, 2 नंबर पे एथ। क्या आता है? एथ आता है, तो एथ हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? अनुलग्न। एल्काइन का आइन, एल्काइन का क्या लगेगा? आइन लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखना है, एल्काइन श्रेणी का है ट्रिपल बॉन्ड वाला तो आइन लगाना है। डबल बॉन्ड वाले में इन लगाना है। सिंगल बॉन्ड वाले में क्या लगाना है? एन लगाना है, क्योंकि वो एल्केन का है, ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? एथ हो गया। और अनुलग्न क्या लगेगा? आइन। तो क्या बन गया? एथ प्लस आइन क्या हो गया? एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। इसी प्रकार प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है ना, पेंटाइन है, हेक्साइन है। मतलब ये बनते जाएंगे जिस प्रकार अपन कार्बन परमाणुओं की संख्याओं के बीच में, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाते जाएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो थोड़ा सा सही से बना लेना इसको, ठीक है। ये हो गया अपना विवृत श्रृंखला युक्त, ये हो गया सवृत श्रृंखला युक्त। अचक्रीय और चक्रीय भी इनको कह देते हैं। अचक्रीय को अपन ने 2 भागों में बांटा था, संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में। संतृप्त को क्या कह दिया? एल्केन। असंतृप्त को फिर 2 भागों में बांट दिया, एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन किस में था? संतृप्त में। और एल्कीन और एल्काइन किस में थे? असंतृप्त थे। यहाँ पर चक्रीय यौगिकों को फिर एक तो बांट दिया एलिसाइक्लिक और एक हो गया एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? बिना धुआं के ज्वाला के साथ में जलते हैं। और एरोमेटिक क्या होते हैं? काले धुआं के साथ की ज्वाला में जलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल भी ध्यान रखें साथ में इनका। हाइड्रोकार्बन यौगिक जो थे उनका अपन वर्गीकरण कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन जो यौगिक है उनके नामकरण का। जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। देखो नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, इनको नाम क्यों दिया गया? ताकि अपन इन यौगिकों के बारे में डिटेल से चर्चा कर सके, इनके बारे में अच्छे से जान सके कि ये किस प्रकार इनका निर्माण हुआ, कैसे इनका नाम दिया गया। नामकरण करते हैं और नामकरण के लिए आप सबको पता है पंडित जी की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय में लॉकडाउन है, पंडित जी को बुला नहीं सकते, है ना। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है साथ में। तो अपन ही पंडित जी बन जाते हैं, वैसे आप सबको पता है ना। तो पंडित जी बन जाते हैं और उनका नामकरण करते हैं। लेकिन पंडित जी बनने के लिए, नामकरण करने के लिए आपको पता है साथ में क्या चाहिए अपन को? क्या चाहिए? पंचांग। और पंचांग खोलने के लिए पंडित जी क्या लेते हैं? दक्षिणा लेते हैं। तो दक्षिणा में आपको क्या देना होगा? आपको लाइक और कमेंट, ये आपकी दक्षिणा होगी, ठीक है। अपन चर्चा करते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। तो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है उनकी 3 पद्धतियां हैं। मतलब जो पंचांग है उस पंचांग को खोलने के बाद में पता चला कि 3 तरीके से आपका इनका नामकरण कर सकते हैं, है ना। तो पहला पद्धति कौन सी है? रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति। दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। ये 3 प्रकार की पद्धतियां हैं जिनसे अपन क्या करेंगे? तत्वों का नामकरण करेंगे। कौन से? यौगिकों का नामकरण करेंगे जो कार्बनिक यौगिक है इनका। चलो नामकरण की पहली पद्धति जो है उसको प्रारंभ करते हैं अपन। रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक जहां से अपन को प्राप्त हो रहे हैं, जिन प्राकृतिक स्रोतों से अपन को प्राप्त हो रहे हैं, उन प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर उनका क्या कर दिया जाता है? नामकरण कर दिया जाता है। क्या मतलब हुआ? जो भी कार्बनिक यौगिक
अपन को जिन प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त हो रहे हैं, उन प्राकृतिक पदार्थों के आधार पर अगर अपन उनका नामकरण कर देते हैं, उन्हीं के नाम से मिलता जुलता या उन्हीं से लेकर के अपन कोई नया नाम बना देते हैं, तो उनको अपन कह देते हैं रूढ़ पद्धति। क्या कह देते हैं? रूढ़ पद्धति। जैसे अपन बात करते हैं पहले CH4, इसको मार्स गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस। अब इसको मार्स गैस क्यों कहा जाता है? रूढ़ पद्धति में CH4 का क्या नाम है? देखो, ऐसे तो अपन इसको मेथेन कहते हैं, CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन। लेकिन इसका रूढ़ पद्धति में क्या नामकरण हुआ? मार्स गैस नाम हुआ। देखो, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग नामकरण किया जाता है। अभी अपन ने मेथेन कहा इसको, अभी अपन ने इसको मार्स गैस कह दिया। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा, जिस प्रकार अलग अलग क्षेत्र विशेष में जीव जंतुओं के नाम भी क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग रखे जाते हैं, जिस प्रकार अपनी राजस्थानी भाषा में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अपने किसी विशेष क्षेत्र में जो अपने बकरी होती है उसको कहीं पर बकरी कह देते हैं, कहीं उसको गोट कह देते हैं, कहीं उसको क्या कह देते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। आप समझ गए होंगे उनके नामकरण जो है। उसी आधार पर रूढ़ पद्धति में अपन इसको CH4 को मॉर्स गैस कह दिया। क्यों कह दिया इसको मॉर्स गैस? रूढ़ पद्धति के आधार पर इसको मॉर्स गैस इसलिए कहा गया क्योंकि ये मॉर्स से अर्थात दलदल से प्राप्त होता है। ये गैस जो है किससे प्राप्त होती है? दलदल से प्राप्त होती है। दलदल से प्राप्त मतलब मॉर्स स्थानों से। दलदल जो स्थान होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? मॉर्स स्थान। अर्थात मॉर्स स्थान से प्राप्त होने वाली गैस का क्या नाम रख दिया गया? मॉर्स गैस नाम रख दिया गया। सेकंड एग्जांपल अपन लेंगे CH3OH से। CH3OH ये है कास्ट स्प्रिट। क्या है? कास्ट स्प्रिट। अब इसका नामकरण जो है रूढ़ पद्धति के आधार पर कास्ट स्प्रिट क्यों रखा गया? कास्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, लकड़ी होती है। क्या होती है? लकड़ी। मतलब ये जो है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया? कास्ट स्प्रिट नाम रख दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CH3COOH की। CH3COOH ये अपने एक अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका नामकरण क्यों रखा गया? रूढ़ पद्धति के आधार पर CH3COOH को एसिटिक अम्ल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये एसिटम से लिया गया है। किससे लिया गया है? एसिटम। मतलब सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम। आपको पूछ लिया जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरके के लैटिन नाम क्या नाम है सिरके का? लैटिन नाम एसिटम से लिया गया है। एसिटम से लिया गया एसिटिक अम्ल। CH3COOH को एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया गया है। सिरके में जो अम्ल होता है कौन सा? एसिटिक अम्ल। अर्थात अपन ये रूढ़ पद्धति किस आधार पर? जिन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो अपना CH3COOH है, CH3COOH एसिटिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? एसिटम से प्राप्त होता है, अर्थात सिरके से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया एसिटिक अम्ल। अब अपन बात करते हैं HCOOH। ये भी अपना अम्ल है। ये भी क्या है? अम्ल। और ये अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल इसको क्यों कहा गया? आपने सुना होगा फॉर्मिका चींटी, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। पढ़ा आपने 9th क्लास में? फार्मिका चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो ये अम्ल अपन को कहां से प्राप्त हो रहा है? फार्मिका चींटी से। उसी आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया? फॉर्मिक अम्ल। फार्मिका चींटी से प्राप्त, फॉर्मिका चींटी से प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया गया? रूढ़ पद्धति के आधार पर फॉर्मिक अम्ल नाम रख दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल अपने है लैक्टिक अम्ल का। किसका है? लैक्टिक अम्ल।
लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक, लैक्टिक का मतलब क्या होता है? लैक्टस, दूध। लैक्टिक क्या होता है? दूध। मतलब ये कहां से प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होने वाला अम्ल है। दूध से प्राप्त, दूध से प्राप्त होता है, अर्थात इसको क्या कह दिया अपन ने? लैक्टिक अम्ल कह दिया। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी आधार पर इसका नामकरण क्या कर दिया अपन ने? लैक्टिक अम्ल। किस पद्धति से? किस पद्धति से? रूढ़ पद्धति से। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। रूढ़ पद्धति अपने इतनी है, एक बार देख लेते हैं रूढ़ पद्धति किस आधार पर नामकरण? प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर। प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, रूढ़ पद्धति के आधार पर। जो यौगिक जिन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उनका क्या कर दिया जाता है? नामकरण कर दिया जाता है। वो पद्धति कौन सी हो गई? रूढ़ पद्धति। देखो अलग अलग पद्धतियां, जिस प्रकार आपको अपन बात करते हैं, चाइना में जाते हैं, अभी कोरोना वहीं से आया है, नाम ही नहीं लेना चाहिए। चाइना में जाते हैं, वहाँ पर अपन देखते हैं किसी का नाम क्या, चिंग चोंग, पिंग पोंग, चमचिंग, है ना, अलग अलग नाम। वो जैसे एक सिक्के को अपन उछालें और सिक्का जैसे ही नीचे गिरेगा, उस सिक्के से जैसी आवाज़ आएगी, टंग टिंग, टिंग टोंग, टन टन, जैसी आवाज़ आएगी वो क्या कर देते हैं? उनका नामकरण कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, केवल आपको समझाने के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इन यौगिकों के जब नामकरण किए जाते हैं तो उनके नामकरण में कुछ विशेष प्रकार की जो शाखाएं हैं, अपन ने पढ़ा था शुरुआत में ही, शाखित अशाखित चक्रीय यौगिकों का निर्माण होता है कार्बन के द्वारा। तो मैंने आपको कहा था अपन इन यहाँ पर इस चैप्टर में जो अशाखित हैं और शाखित हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जो चक्रीय यौगिक है उनके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अचक्रीय यौगिकों की चर्चा अपन इस अध्याय में करेंगे। तो अचक्रीय यौगिक जो थे उनमें अपन ने पढ़ा था कुछ शाखित होते हैं, कुछ शाखित होते हैं और कुछ अतिशाखित होते हैं। तो जो अशाखित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखो रूढ़ पद्धति में अशाखित, रूढ़ पद्धति में अशाखित यौगिकों को नॉर्मल या शॉर्ट में इनको एन से जाना जाता है। एन कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है, अपन ये भी कह सकते हैं कहा जाता है। अशाखित का मतलब जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये बिल्कुल एक लंबी श्रृंखला है, इसमें शाखाएं नहीं है, ये अशाखित है। देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने? 5। 5 के लिए मैंने आपको गिनती बताई थी, पेंट। क्या होगा? पेंट। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि कौन सी श्रेणी के हैं? एल्केन श्रेणी के, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन श्रेणी का। तो ये क्या हो जाएगा? पेंट प्लस एन क्या हो गया? पेंटेन। और लंबी श्रृंखला है, अशाखित श्रृंखला, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल, अर्थात ये क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। अशाखित श्रृंखला है उसको क्या कह देते हैं? नॉर्मल, अर्थात ये क्या बन गया? एन पेंटेन बन गया। इसी प्रकार अगर मान लो कोई श्रृंखला शाखित है, शाखित का मतलब जिसके शाखाएं निकली हुई, जैसे एक समूह बना देता हूं मैं आपके सामने, CH2, CH3 और CH3। यहाँ भी कार्बन की संयोजकता 3 और 1 4, 3 और 1 4 कंप्लीट, यहाँ भी 2 और 2 4 कंप्लीट। ये जो समूह है, इस समूह को क्या कहा जाता है? आइसो। क्या कहा जाता है? आइसो कहा जाता है। इस समूह को आइसो। देखो जिसमें शाखा निकली हुई है, अब यहां पर शाखा निकली हुई है तो इसको क्या कह दिया अपन ने? आइसो कह दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, यहां ध्यान दें थोड़ा सा, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 5 है। 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। केवल रूढ़ पद्धति की बात कर रहे हैं अपन, केवल रूढ़ पद्धति में चल रहे हैं अभी। पेंट कह दिया, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया?
पेंट प्लस एन, क्योंकि एन कब लगेगा, सिंगल बॉन्ड में एन लगेगा क्योंकि एल्केन श्रेणी के हैं। अब यहाँ पर अपन ने एन लगाया था क्योंकि ऐसा की था। अब ये समूह आ गया अपने पास में, कौन सा, आइसो, तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। क्या हो गया, आइसोपेंटेन। देखो ये समूह जुड़ गया, साकित हो गया ना, तो साकित होते ही क्या कह दिया, आइसोपेंटेन। और अपन ने पढ़ा था अतिसाकित, अतिसाकित का मतलब बहुत सारी शाखाओं में। चौथा मैं बता देता हूं आपको, अतिसाकित। अतिसाकित नहीं कह करके अपन सीधा इसका बना देते हैं, डेफिनेशन, संरचना बना देते हैं, जैसे CH3 और CH3। ये देखो अतिसाकित हो गया, बहुत सारी शाखाएं निकल गई इसके, 1 2 3 4 शाखाएं बहुत सारी निकली हुई, अतिसाकित है। अब इसका अपन इस समूह को क्या नाम देंगे, इस समूह को नाम दे देंगे अपन नियो। क्या नाम दे देते हैं, नियो समूह। देखो कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंट। क्या हो गया, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एन, पेंटेन हो गया। आगे क्या लग जाएगा इसके, नियो लग जाएगा, क्योंकि समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, नियो समूह। ध्यान रखें असाकित में, रूढ़ पद्धति में असाकित यौगिकों के लिए नॉर्मल लगता है, एन लगता है। साकित होते हैं तो ये समूह आएगा, अगर कम साकित वाला तो वो तो हो जाएगा आइसो, और बहुत ज्यादा शाखाओं में बटा हुआ है उसको क्या कह देंगे, नियो। क्या कह देंगे, नियो। अगर आपको कहते हैं नियो पेंटेन की संरचना बनाओ, तो ये नियो पेंटेन की संरचना। नियो का मतलब बहुत सारी शाखाएं बनानी है और 5 कार्बन होने चाहिए, कितने, पेंट का मतलब 5, और सभी में क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ये सभी में सिंगल बॉन्ड, और ये 5, 1 2 3 4 और 1 5। यहां पर देखो, यहां भी 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन हो गया। लेकिन शाखा कौन सी है, आइसो शाखा है। समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, आइसो समूह जुड़ा हुआ, तो क्या कह दिया, आइसोपेंटेन। यहाँ पर कोई भी शाखा नहीं है, असाकित है, उसके लिए क्या कह देते हैं, नॉर्मल या एन समूह जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ में। अगली अपनी जो पद्धति है वो कौन सी है, व्युत्पन्न पद्धति। धन्यवाद, लाइक और शेयर जरूर करें दक्षिणा के रूप में।